अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हमारा एक स्मॉल सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था बिफोर ईद, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इन दिस सेमेस्टर आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू। ये कुछ कंटेंट भी हमारे सामने है। मैंने सोचा आपके साथ पहले कंटेंट और थोड़ा सा कोर्स कोड वगैरह डिस्कस कर लिया जाए। आपका इसका कोर्स कोड 311 है और आपका जो टाइटल है इसका प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2 के नाम से है। पहले ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स होता था, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कोर्स इन 3 क्रेडिट आवर्स। तो इसके जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जब आप इस कोर्स को लर्न कर लेंगे तो यू पीपल मस्ट बी केपेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस, और भी कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम बारी बारी उसको फुलफ़िल करेंगे। हमारे पास कोर्स आउटलाइन में देखें तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाती हैं। एज यू ऑल पीपल नो दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टीन्यूस। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ी होगी, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी दिस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन वी हैव एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, लॉग नॉर्मा, बेबल, प्रेटो, कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला हमारा जो काम होगा कि इन डिस्ट्रीब्यूशन को 1 by 1 स्टडी करना, और ना सिर्फ इन डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ्स को बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इन डिटेल डिस्कस करना है। बहुत सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका नाम आप पहले सुन चुके होंगे और कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस वगैरह भी आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे, बट अब हम इसको इन डिटेल इसके थ्योरेटिकल फॉर्म्स को देखना चाह रहे हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स कैसे होते हैं, वेरिएंस क्या होते हैं, स्क्यूनेस, कर्टोसिस की सेंस में। उसके अलावा हमारे और भी टॉपिक्स हैं। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने डिस्कस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो 1 by 1 हम इसको स्टडी करेंगे। इसके लिए जो हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं ये आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। आपको अभी अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, विजिट कर रहे, तो लाइब्रेरी से नहीं तो आप ऑनलाइन इन बुक्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। रोहातकी की बुक बड़ी अच्छी है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। इसके अलावा आपको जो है वो सबसे ज़्यादा आप ये रोहातकी की बुक को देखें। हॉगन ग्रेग, मूड एंड ग्रेबल की भी अच्छी है, लिव शोवर्ट्स की बुक अच्छी है। मीन सारी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं इसमें सारी ही ये बुक्स अच्छी हैं, तो ज़रूर बुक्स को कंसल्ट करें। सिर्फ उसी मटेरियल पे अपने आप को स्टिक ना रखिएगा जो आपके साथ शेयर किया जाए। एज यू ऑल पीपल नो कि ऑनलाइन लेक्चर में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें आपको, या ऑनलाइन हो या ट्रेडिशनल लेक्चर हो, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेक्चर डिलीवर करना होता है। बट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप डिफरेंट बुक्स को सर्च करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें डिफरेंट बुक्स से उसको रीड करके। तो ये कुछ ओवरव्यू था आपके कंटेंट्स का। तो हम स्टार्ट लेते हैं कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस का विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस, वैसे तो आप कॉन्टीन्यूस डिस्क्रीट का डिफरेंस तो ज़रूर ही पढ़ चुके होंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज़ जो कर ले सकते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स जो आपके होते हैं कि जो जितनी भी इन बिटवीन वैल्यूज़ भी हैं, जैसे 2 और 3 के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो अगर कोई वेरिएबल वो वैल्यूज़ भी अटेन कर सकता है तो वो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल है। ये बड़ा एक सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। बाकी आप डिफरेंट बुक्स में आपको डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। आप बाकी अगर ये मैंने फॉरेन ऑथर्स की बुक्स बताई हैं, अगर आप लोकली बुक कोई देखना चाहते हैं तो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में चैप्टर नंबर 7 में बहुत अच्छे से ये डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसमें ये जितनी भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस का नाम लिया है, चाहे आपकी पार्ट 1 की बुक है या पार्ट 2 की शेर मोहम्मद चौधरी की, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं। तो अगर किसी को फॉरेन बुक से मुश्किल लगती हैं चीज़ें कि ये हमें समझ नहीं आ रही, तो आप पहले अपने लोकल ऑथर की बुक से कंसल्ट करें। उसके बाद अगर आप फॉरेन बुक को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको पता है फंक्शंस की, एक ये कि आपका फंक्शन जो है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ उसका है, वो पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। और सेकेंडली जो है अगर आप उसको इंटीग्रेट करें विद इन लिमिट्स फ्रॉम -∞ to ∞, तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। एवरी फंक्शन फॉलोज दीज 2 प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीडीएफ। जो भी ये 2 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है उसको हम पीडीएफ करते हैं। डिस्क्रीट में आपको पता है डोमेन रियल लाइन होती है और उसकी काउंटर डोमेन या रेंज 0 1 होती है, जबकि कॉन्टीन्यूस में आपके पास डोमेन तो रियल लाइन ही रहती है, लेकिन उसकी जो काउंटर डोमेन जिसको रेंज भी कहते हैं वो 0 से ∞ तक चली जाती है।
तो सबसे पहले हम स्टडी करें, इसकी डेप्थ में मैंने इसलिए नहीं क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप बहुत पहले से भी पढ़ चुके हुए हैं और पिछले सेमेस्टर में अभी आपने देखी होंगी। ये जस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, वैसे आपने देखा ही है। जैसे हमारे कंटेंट में स्टार्ट ही हमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज से करना है। तो पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास दैट इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉन्टिन्यूस जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आप देखेंगे कि इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप की फॉर्म में बनता है। जैसे ऐसे अगर आप इसको प्लॉट करें तो प्लॉट करते हुए इसका जो ग्राफ है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की शेप देता है। दैट्स वाई वी ऑल्सो नेम्ड इट एज रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। So random variable x is said to have a continuous uniform distribution over the interval a b if its PDF is defined as. Obviously people know, आपने discrete distributions को बड़े अच्छी तरह पढ़ा है। discrete distribution में जैसे आपने binomial, negative binomial, hypergeometric, Poisson, ये different distributions देखी होंगी। हर distribution का अपना एक PDF होता है। वो PDF हमारे पास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस है वो किसके इक्वल है, fx इक्वल टू 1/b-a, जबकि डिस्क्रीट फॉर्म के फॉर्म में आपको पता है 1/n या कुछ भी कांस्टेंट के इक्वल होता है। और ये एक इंटरवल है a लेस देन इक्वल टू x, b, x एक आपका रैंडम वेरिएबल है और उसकी वैल्यूज हम क्या कह रहे हैं, इस इंटरवल के बिटवीन लाई कर सकती हैं a और b के, और 0 अदरवाइज। a इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है, b जो है वो लार्जेस्ट लिमिट को शो कर रहा है। तो ये आपकी हमने डिफाइन की कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्चुअली जो हम डेप्थ में जो चीज़ें देखना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। और प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हमने स्टडी करना हो तो हमें सबसे पहले देखना है उसका मीन कैसा है, वेरियंस कैसा है, उसका थर्ड फोर्थ मूवमेंट्स कैसे हैं, ताकि हम उसकी शेप, स्क्यूनेस, कर्टोसिस के थ्रू हम शेप कोई उसको पीकनेस को डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या देखने चाह रहे हैं, हम मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। आपको पता है जब मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन आ जाते हैं तो उससे हम मूवमेंट्स अबाउट मीन ऑब्टेन कर सकते हैं, और जब मूवमेंट्स अबाउट मीन आ जाती हैं तो उसी में से ही आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होता है वो आपका मीन होता है। मूवमेंट अबाउट मीन का जो सेकंड मूवमेंट होता है वो आपका वेरियंस होता है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ कर्टोसिस, स्क्यूनेस के बारे में बताते हैं। तो हमारा पहला मेन ऑब्जेक्टिव मूवमेंट्स है। अच्छा, जो चीज़ आपने और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते वक्त आपने देखी होगी कि मूवमेंट्स आप डिफरेंट वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सबसे जो पॉपुलर वे है जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इन योर एफएससी क्लास, कि आपने उसमें देखा होगा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक होता है, आप उसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी उसकी लिमिट्स होती हैं, और फिर आपको मोमेंट्स मिलते हैं। एक डिफरेंट भी आपने ये ज़रूर पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन एक होता है, एक कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, फैक्टोरियल मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो ये जितने भी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस हैं इनका काम यही है कि एट द एंड इनसे हमें मूवमेंट्स ऑब्टेन होती हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट हर किसी से चारों मेथड, 4-5 ये जितने भी मेथड्स हैं इनसे मिलने वाले मूवमेंट्स जो हैं वो सब इक्वल होंगे, बट ऑब्वियसली प्रोसीजर ऑफ ऑल द फंक्शन इज़ डिफरेंट। जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे होंगे उनका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। अभी मैं सिंपली आपको जो आपने बेसिकली अगर स्टैटिस्टिक्स कहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी है या अगर नहीं भी पढ़ी तो आपको मैं बता देती हूँ कि एक जो सिंपलेस्ट वे होता है मूवमेंट्स ऑब्टेन करने का, कि आप क्या करते हैं कि हम मूवमेंट्स को आर्थ मूवमेंट को शो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जनरल केस बनाने के लिए, और ये जो ऊपर आपको डैश नज़र आ रही है ये अबाउट ओरिजिन को शो कर रही है, क्योंकि एक होते हैं मूवमेंट अबाउट ओरिजिन और एक होता है मूवमेंट अबाउट मीन। अगर किसी स्टूडेंट को मूवमेंट अबाउट ओरिजिन और मीन का डिफरेंस इतना नहीं पता तो चैप्टर नंबर 7 शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 को ज़रूर आप लोग कंसल्ट करें, उधर से आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। खैर, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे डैश डाला है, और आर जो है वो आर्थ मूवमेंट को शो कर रहा है। तो इसको अगर म्यू आर डैश निकालना हो तो इसका एक फार्मूला क्या है कि आप उसको इंटीग्रेट करें। अभी तो ये जनरल फार्मूला मैं लिख रही हूँ, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का मतलब होगा कि जो उस डिस्ट्रीब्यूशन जो उस फंक्शन की लिमिट्स हैं उसके ऊपर आप इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे आपको पता है जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x की पावर r, ये अब एक फार्मूला है, फंक्शन हम बना रहे हैं, उसके साथ उस जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के आप मोमेंट्स दिखा रहे हैं उसका फंक्शन, उसका पीडीएफ, और साथ में इंटीग्रल। आपको पता है dx के बगैर अगर आप नहीं लिखें तो ये इंटीग्रल कंप्लीट ही नहीं होता। तो हमने क्या किया है, अब हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी लिमिट्स क्या है, a एंड b लिमिट्स हैं वो हमने लगा दी। x रेज़ टू पावर r, ये जो रैंडम वेरिएबल है, आर्थ मूवमेंट हम जनरल
आर मूवमेंट के लिए कर रहे हैं इसलिए यहाँ आर ही रहने देंगे। अगर आप 1 2 3 4 फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, अभी हमने ऊपर इसका फंक्शन देखा है कि 1/b माइनस ए, और इसकी लिमिट्स जो है वो a to b थी। तो हमने लिमिट्स भी पुट कर दी हैं, फंक्शन पुट कर दी है। इसको सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेशन जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन है। आपको पता है ये चीज़ कांस्टेंट है, ये आउटसाइड आ जाएगी, और x के पार r को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं कि इसकी पार में एक ऐड हो जाएगा x रेज टू पावर r+1, और उसकी डिवाइजर में भी r+1 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन है x की पावर r की, या किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर आपने इंटीग्रेशन करनी हो तो आई होप सो कि आपने इंटीग्रेशन की ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी तो ये एक सिंपल फार्मूला होता है कि अगर आपने किसी भी ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप क्या करते हैं उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और ये जो पावर है उसको डिवाइजर में भी लिख देते हैं। साथ में उसकी हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि पहले अपर लिमिट अप्लाई की जाती है, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपने अप्लाई की, x एक वेरिएबल है उसकी जगह अपर लिमिट अप्लाई की, तो b रेज टू पावर r+1, और फिर माइनस हमने लोअर लिमिट अप्लाई की a रेज टू पावर r+1, और डिवाइजर में उसी तरह r+1 रहेगा। अब ये तो एक हमने जनरल अर्थ मूवमेंट फाइंड करने का फार्मूला बनाया। अब अगर आपको जैसे मैंने बताया कि 1 2 ज़्यादातर हमें कंसर्न होता है 1 2 3 4 मूवमेंट्स तक हमें कंसर्न होता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले r=1 पुट करोगे तो यू विल गेट μ1 प्राइम, μ1 प्राइम कह दें, μ1 डैश कह दें, तो μ1 प्राइम या μ1 डैश आप ऑब्टेन करोगे, जो कि आप सबको पता है कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो इक्वल होता है मीन के। तो μ1 डैश किसकी इक्वल है जी, इसमें हम जब r=1 पुट करेंगे 1/b माइनस a, और r की जगह 1 पुट करेंगे तो b स्क्वायर, माइनस r की जगह 1 पुट करेंगे a स्क्वायर ओवर 1 + 1 = 2। इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने आप नजर आ रहा है, आपको पता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे तो यू विल गेट b माइनस a इंटू b प्लस a ओवर 2। तो b माइनस a एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, और फाइनली यू विल गेट μ1 प्राइम इक्वल्स टू b प्लस a ओवर 2, एंड दैट इज इक्वल टू मीन। एज यू ऑल पीपल नो दैट कि जो आपका मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होता है वही आपके मीन के इक्वल होता है, क्योंकि मीन मूवमेंट जो फर्स्ट मीन मूवमेंट होता है वो 0 होता है, लेकिन इसीलिए जो मीन हम कहते हैं वो होता है जो आपका फर्स्ट रॉ मूवमेंट भी इसे कहते हैं, या मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हो। फिर अगर आपको सेकंड मूवमेंट ऑब्टेन करना है तो इसी इक्वेशन में आप क्या करोगे, आप 2 पुट कर दोगे। तो आप 2 पुट करोगे तो म्यू प्राइम 2 1/b माइनस a, b पार क्यूब b क्यूब माइनस a क्यूब ओवर 3 आ जाएगा आपके पास। तो फिर फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, हमने पुट कर दिया, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, b क्यूब माइनस a क्यूब का फार्मूला को आपने स्प्लिट किया है, b माइनस a को अलग से कर दिया है, और साथ में आप इसके फार्मूला को ओपन करके स्प्लिट किया, और ये चीज़ आपने मतलब इस तरह से आपने फार्मूलास को स्प्लिट करना है कि ये b माइनस a जो है वो कैंसिल हो जाए। तो b क्यूब माइनस a क्यूब के ओपनिंग हमने की है, फार्मूला ओपन किया। ये फार्मूलाज आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला हो, b क्यूब माइनस a क्यूब का फार्मूला हो, ये फार्मूला आप मेमोराइज करेंगे तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी ये यहाँ ख्याल रखिएगा सब जगह प्लस आता है, हालांकि यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पहले माइनस आएगा, बाकी सब जगह प्लस आएगा। तो ये कैंसिल आउट होके यू विल गेट μ2 प्राइम इक्वल्स टू दिस। अब ये वेरिएंस नहीं है बल्कि ये मूवमेंट सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है। हम इसे जब चेंज करेंगे मूवमेंट अबाउट मीन में तो देन यू विल गेट वेरिएंस। अभी नेक्स्ट अगर आपको थर्ड रॉ मूवमेंट लेना है तो आप क्या करेंगे, r=3 पुट किया तो क्या हो जाएगा 1/b माइनस a, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 ओवर 4। और आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करने का हमने क्या ऑप्शन यूज़ किया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको ओपन करें ज़रा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा, दिस माइनस दिस एंड दिस प्लस दिस, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला आपको पता है माइनस वाला ये फर्दर ओपन होगा b माइनस a इंटू b प्लस a में, प्लस वाला एज इट इज ही रहेगा आपके पास, और ये कैंसिल होके आपके पास जो थर्ड रॉ मूवमेंट की फॉर्म है वो ये बनेगी। ठीक हो गया। अभी फिर बार बार बता रही हूँ ये रॉ मूवमेंट्स हैं, इसमें अभी आपको वेरिएंस, कर्टोसिस, क्यूनेस जब आप मूवमेंट्स अबाउट मीन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। फिर r=4 हमने पुट किया, म्यू प्राइम 4, तो यू पीपल गेट दिस, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई आपने इसको कैसे किया है, इसको हमने डिवीजन के थ्रू b माइनस a, b की पावर 5 माइनस a की पावर 5 उसको डिवाइड किया है हमने b माइनस a से, ये सिंपल जो है वो डिवीजन है।
मैथमेटिकल डिवीजन आई होप सो आप सबको आती होगी। ये तो जस्ट जैसे आप कोई नंबर्स को डिवाइड करते हैं इसी तरह आप वेरिएबल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे डिवीजन की है b माइनस ए। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप इसमें 1 बाय 1 करके कैंसिल करते जाते हैं। जैसे लेट्स से अगर आप 6 को डिवाइड करें 3 से, तो आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा मल्टीपल हो कि जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो वो कैंसिल आउट होता है। तो 3 को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 आके कैंसिल आउट हो जाता है। सिमिलरली अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें क्या पता, b को स्टार्ट करना है, आप a को पकड़ लें, मतलब b को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने b को एंड करना है, तो b माइनस a, अब ये तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको b4 के साथ, b की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि b की पावर 4 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, b की पावर 5, और ये प्लस साइन के साथ है, माइनस यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, माइनस a इंटू बी की पावर 4। इसको हमने यहाँ साइड पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इस वेरिएबल के साथ आपको पता है ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैंने साइड पे लिख दिया है। आपको पता है जब आप डिवीजन करते हैं इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, ये मैंने पहले a इंटू बी की पावर 4 इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, अदरवाइज आप माइनस a5 भी पहले लिख सकते हैं। a b की पावर 4 माइनस a5 आपने ऐसे ही कर लिया। अब आपने क्या किया है, अब आपने मतलब फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट, किसी तरह इसको टर्म को कैंसिल आउट आपने करते जाना है। अब आपको a इंटू बी की पावर 4 चाहिए, तो आपने क्या करना है, a इंटू बी क्यूब से माइनस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है इसलिए प्लस के साथ हमने a b क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा, एक बनेगा a और b की पावर 4, ये a इंटू बी की पावर 4 हो गया, और माइनस ये आएगा a स्क्वायर b क्यूब, इसको आपने यहाँ पे साइड पे लिख देना है। करते करते आप जब देखेंगे इसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, ये पहली टर्म को कैंसिल आपने करते जाना है, और एट द एंड आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, ये इस तरह की एक फॉर्म आएगी कि जब आप a की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, जो मतलब उस फार्मूला को ओपन करने से आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक हो गया, तो आपने ये यहाँ पे लिख लेना है, और ये आपके पास फोर्थ राउंड मोमेंट आ जाएगा। नाउ बाय यूजिंग द रिलेशन, आपको पता है कि राउंड मूवमेंट्स और मीन मूवमेंट्स के रिलेशन होते हैं, और आपको पता है μ1 हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है, फिर बार बार आपको कह रही हूँ, जिनको मूवमेंट्स, राउंड मूवमेंट्स और मीन मूवमेंट्स का आइडिया अगर तो है पहले, और ऑलरेडी ऑब्वियस बात है अगर आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सारी पढ़ के आ चुके हैं तो आपको अच्छे से आइडिया होगा, और अगर फिर भी किसी को आइडिया नहीं है तो चैप्टर नंबर 7 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक को या फिर किसी भी फॉरेन ऑथर की बुक को मूवमेंट्स के लिए आप कंसल्ट करें, तो यू पीपल गेट द आइडिया कि कैसे रॉ मूवमेंट्स और मीन मूवमेंट्स के दरमियान हम रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं। तो आपने μ1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि μ1 इक्वल होता है μ1 प्राइम माइनस μ1 प्राइम के, तो वो 0 हो जाता है। और μ2 यहाँ पे देखिए प्राइम नहीं है, क्योंकि ये मीन मूवमेंट्स हैं, जो प्राइम के बगैर होते हैं वो मीन मूवमेंट्स होते हैं, और जो विद प्राइम होते हैं उनको आप रॉ मूवमेंट्स भी बोलते हो या मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी कहते हैं। तो μ2 इक्वल्स टू μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। ये फार्मूलाज थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कुछ लोगों ने इसकी बहुत से छोटी छोटी टिप्स भी बनाई हुई हैं याद करने की, तो आई होप सो आप लोगों को ये टिप्स पता होंगी, और उन्हीं टिप्स को यूज़ करते हुए, हर कोई अपनी अपनी टिप्स यूज़ करता है, टिप्स यूज़ करते हुए आप इस फार्मूला को याद भी रख सकते हैं। जैसे अगर लेट्स से एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँ तो μ2 है, तो जो फर्स्ट मीन मोमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है उसको विद प्राइम ऐसे ही एज इट इज़ लिख दें। जैसे यहाँ μ2 है तो यहाँ μ2 प्राइम लिख दें विद माइनस साइन, और आपको पता है कि इसके जो फार्मूलाज होते हैं उसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। पहला प्लस था इसलिए दूसरा माइनस आ गया, और अब यहाँ μ2 प्राइम है तो आपने सेकंड क्या करना है, μ2 है तो उससे पिछले जितने भी मूवमेंट्स हैं वो आपने लेने हैं, तो उससे पीछे एक ही मूवमेंट है μ1 प्राइम, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आप सेकंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर। ये कुछ टिप्स हैं, ये कोई एक डिफाइंड फार्मूला नहीं है जिसको मैं आपको कहूँ कि ये ऐसे ही होता है, ये कुछ वो टिप्स हैं जो याद रखने के लिए कि फार्मूला में मिस्टेक ना हो। तो आपने क्या किया, μ2 प्राइम की जो वैल्यू आपने ऊपर ऑब्टेन की थी वो पुट कर दें, और μ1 प्राइम और उसका स्क्वायर डालना ना भूलिएगा, क्योंकि ये फार्मूला में स्क्वायर है। तो आप इसको ओपन करें, इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करने के बाद आपके पास यू पीपल गेट दिस आंसर, ये फार्मूला एक आएगा, इसको फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, b माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर 12, एंड दैट इज योर वेरिएंस। अब ये है आपका वेरिएंस फॉर कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मीन और वेरिएंस हमने μ1 डैश से मीन मिल गया और μ2 से हमें वेरिएंस मिल गया। इसी तरह थर्ड जो आपका मूवमेंट है मीन मूवमेंट, उसका फार्मूला है जी, मैंने जैसे आपको बताया था μ3 है तो यहाँ यही वाला विद रॉ मूवमेंट फार्मूला लिखें, माइनस फिर बाकी के जो दोनों मूवमेंट्स रहते हैं, मतलब इसके पीछे कितने मूवमेंट्स हैं, μ3 से पीछे μ2 और μ1 है, तो यहाँ μ2 डैश μ1 डैश आ गया, और उसके बाद एक बार ये 3 आएगा, फिर ये कम्बिनेशन आएगा, और उसके बाद सिंगल μ1, तो आपने देखा होगा हर फार्मूले में आना ही है।
तो ये क्योंकि थर्ड मोमेंट डिस्कस हो रहे हैं, इसकी पावर क्यूब आ जाएगी। और ये और 3 और 2 ये इस तरह से कुछ सेटिंग्स होनी है कि आप देखें कि ये इधर +1 कॉफिशिएंट है, इधर +2 है, 2 + 1 3 और ये -3 है। ये कॉफिशिएंट्स ऐड करें तो ये 0 होने चाहिए। फिर आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, ये जस्ट फार्मूला को याद रखने के लिए हैं कि ताकि आपको फार्मूला लिखते वक्त मिस्टेक ना हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता कि यहाँ प्लस के बाद माइनस आना था या क्या आना था, यहाँ 3 2 क्यों आता है। तो ये वो चंद टिप्स हैं जिसको शायद आप फॉलो करें तो आपको फार्मूला अच्छी तरह मेमोराइज हो सकता है। उसके बाद आप 1 बाय 1 इनमें μ3 प्राइम, μ2 प्राइम, μ1 प्राइम और μ1 प्राइम का क्यूब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। आई होप सो इन सिंप्लीफिकेशन को मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारा काम किया हुआ है। इसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा हाथ से। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप आंसर देखेंगे, आपके पास 0 आएगा। μ3 जो है आपका जो थर्ड मूवमेंट है फॉर कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो 0 है। और फिर फोर्थ मूवमेंट का ये फार्मूला है, यहाँ μ4 आता है, यहाँ μ4 प्राइम माइनस μ3 प्राइम, इसके पीछे कितने हैं जी, μ3 प्राइम, μ1 प्राइम, μ3 भी हो गया, μ1 भी हो गया। तो अब μ2 μ1 का पेयर बनना चाहिए, μ2 प्राइम, μ1 प्राइम और एट द एंड μ1 अकेला आएगा। अब ये देखें इसका +1 और +6 7 हो गया और -4 और -3 भी 7। तो +7 -7 इसके कोफिशिएंट्स को ऐड करें तो 0 होंगे। तो ये इस तरह से इसका फार्मूला है। इसमें आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद यू पीपल विल गेट दिस आंसर। आपके पास जो μ4 का आंसर आएगा वो ये है b-a⁴/80। अब इसकी जो बीच में सिंप्लीफिकेशंस हैं वो सारे स्टेप इसमें सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन 1 बाय 1 आप जस्ट ये प्लस माइनस है, कुछ कटिंग्स होंगी, ओपनिंग्स होंगी फार्मूलाज की, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली अभी आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ लेक्चर की शेयर करना चाहूँगी। पूरी कोशिश कीजिएगा बेटा कि मैं जो लेक्चर दूँ उसको डेली आप लोग प्रैक्टिस करें। आप पहले भी प्रोबेबिलिटी 1 भी पढ़ चुके होंगे या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप डेली उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो एट दी एंड क्या होता है, चीज़ें बल्क में इकट्ठी होती जाती हैं। आप कहते हैं अच्छा आज तो पहला लेक्चर है, आज छोड़ देते हैं, फिर बाकी दूसरे तीसरे लेक्चर में पढ़ लेंगे, करते 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 चीज़ें बल्क में आ जाएंगी। जब बल्क में आ जाएंगी तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे, बर्डन फील करोगे, और जब बर्डनाइज हो जाओगे तो आप पैनिक होके वो चीज़ें अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं कर सकोगे। इसलिए मेरा मशवरा आपको यही है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। और सेकेंडली मैं कभी भी कोई भी क्विज रख सकती हूँ, रैंडम क्विज, इसलिए ताकि मैं ये चेक करने के लिए कि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं या नहीं। छोटी छोटी साथ में असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं, जैसे कोई मैंने काम करवाया तो मैं आपको कह सकती हूँ किस तरह की चीज़। जैसे आज की आपकी असाइनमेंट आप इस लेक्चर की यही है कि ये वो पार्ट जो मैंने सिंप्लीफिकेशंस आपको नहीं करवाई वो आप खुद से उसको हाथ से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मटीरियल आपके पास है। लेकिन अगर आप कहो कि मैडम ने नोट्स प्रोवाइड कर दी हैं, इसमें सारा कुछ सॉल्व किया, मेरे हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ पेपर आप लोगों को बहुत मुश्किल होगी। और ये भी मत सोचिएगा कि पहले पेपर ऑनलाइन हो गए हैं, एमसीक्यूज बेस्ड है, ये भी एमसीक्यूज बेस्ड है, तो हमें इसकी डेरिवेशंस को प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि आजकल इतनी अनसर्टन सिचुएशन है कि कुछ नहीं पता कि कब हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं, कब हम ट्रेडिशनल पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए ये माइंड बना के बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली आप सिर्फ पेपर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, आप ये सोचें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कुछ पढ़ने का। आपका ऑब्जेक्टिव है नॉलेज गेन करना, तो नॉलेज गेन करने के लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। आज के लेक्चर को अच्छी तरह सुने और उसको साथ साथ प्रिपेयर करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।